बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उस फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। बच्चों देखो एक बात ध्यान से सुनना, एक समझने की चीज़ है। जब आप अपना मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल पढ़ोगे वहाँ पे जो फर्स्ट फाइलम आपको मिलेगा दैट इज प्रोटोजोआ। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो प्रोटोजोआ है वो प्रोटिस्टा में आता है। मॉड्यूल में उसको एनिमेलिया के साथ इसलिए दे रखा है क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे मगर एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो पहला फाइलम जो हम पढ़ेंगे ना बच्चों, उस फाइलम का नाम क्या होगा, पॉरीफेरा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहली जो स्लाइड है इसे स्टार्ट करेंगे हम। देखो पॉरीफेरा के जो जनरल फीचर है, अगर आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो ज्यादातर फीचर में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं ना। और जो पॉरीफेरा होते हैं ना, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पोर बियरिंग। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, वहीं से नाम मिला पॉरीफेरा। तो आप देखो पोर बियरिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको हम पॉरीफेरा कहते हैं ना। एक और बात याद रखो, इनके पास स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। तो क्योंकि इनके पास स्पॉन्जिन फाइबर है, इनके लिए टर्म यूज होती है स्पॉन्जेस। क्लियर है बच्चों? तो याद रहेगा। तो पोर बियरिंग है तो पॉरीफेरा, स्पॉन्जिन फाइबर है तो स्पॉन्जेस है ना। अब देखते जाओ। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, क्योंकि याद करो सेल एग्रीगेट था, ठीक है। प्रिमिटिव क्योंकि बहुत ही पुराना है ना। ऑल आर एक्वाटिक, ठीक है, मोस्टली मैराइन, मैराइन मतलब सी, बट फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखो जनरली अगर ये एनसीईआरटी की लाइन है तब तो आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में अगर ऐसी लाइन नहीं है तो परेशान नहीं होना है ना। तो यार को एक्वाटिक तो होते ही है, ज्यादातर तो सी में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी है। एक एग्जाम्पल दे रखा है फ्रेश वाटर वाले का, कौन सा है, स्पॉन्जिला। ये जो डायग्राम है ना बच्चों, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है, आपको सिर्फ वो डायग्राम याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए है ना। तो बेसिक फीचर हमें क्या मिला, हम रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा। पोर बियरिंग होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर, इसलिए स्पॉन्जेस कहते हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट जो आता है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, हैबिट और हैबिटेट, ये सब है ना। देखिएगा, दे आर सेसाइल, सेसाइल मतलब फिक्स होते हैं एक जगह पे ना। सॉलिटरी और कॉलोनियल, अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। एंटायर बॉडी है पोर्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अब बच्चों देखो ये पोर दो टाइप के ना, छोटे छोटे जो पोर होते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, उनके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज ऑस्टिया। कौन सा वर्ड है, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया वर्ड याद रखना है। एक बड़ा सा ओपनिंग होती है, एक सिंगल वाली बड़ी सी, उसके लिए टर्म यूज होती है ऑस्कुलम। तो जो छोटे छोटे बहुत सारे हैं वो इनलेट का काम करते हैं, तो उनको हम ऑस्टिया कहते हैं। एक बड़ा सा होता है जो आउटलेट का काम करता है, उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। सिर्फ इन पोर्स को समझना है, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं। पोर को समझने के लिए हम मटके से समझ सकते हो। मटका होता है, उसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, ठीक है, और एक बड़ा सा ऊपर पोर होता है ना। तो जो छोटे 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 हैं वो ऑस्टिया, जो बड़ा सा है वो ऑस्कुलम। मेनली इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, याद रखो, जो वाटर होता है ना उसका कंटिन्यूस फ्लो चलता है ना। तो जो छोटे छोटे पोर है वहां से कंटिन्यूस पानी अंदर आता है, बड़े वाले से पानी बाहर जाता है। इसी को देखो इस डायग्राम से समझाया हुआ है, देखिएगा आप। यहाँ पे देखो एक डाई को इन्होंने स्प्रे किया, वो डाई ऑस्कुलम से बाहर आनी स्टार्ट हो गई है ना। तो जो छोटे 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 आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे कौन है, ऑस्टिया। जो बड़ा सा दिख रहा है ऑस्कुलम, तो नेमिंग देखो ऑस्टिया, बड़ा सा ऑस्कुलम। एक बार फिर देखेंगे इस डायग्राम को, देखिएगा। यहाँ पे देखो डाई स्प्रे की और ये डाई धीरे धीरे ऑस्कुलम से बाहर आ गई है ना। तो यार को कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो है, ऑस्टिया से अंदर, ऑस्कुलम से बाहर, ठीक है। अब बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं ना। तो देखो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उनकी बातें आपको क्लियर है। तो दो वर्ड याद रखो, इधर ऑस्कुलम याद रखिए और इधर बच्चों आपको क्या याद रखना है, ऑस्टिया। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसके बारे में कुछ जनरल बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि करके रीड करते हैं। बॉडी शेप अलग अलग टाइप की होती है, याद करो। मोस्टली तो एसिमेट्रिकल होते हैं ना, देखो मोस्टली एसिमेट्रिकल, मगर एक्सेप्शन होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है। कौन कौन से हैं वो देखो एग्जाम्पल। एक तो कौन है बच्चों, साइकॉन, और एक कौन है, ल्यूकोसोलेनिया। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पूछे ना जनरल क्वेश्चन, पॉरीफेरा सिमेट्री बताओ, एसिमेट्रिकल है ना। मगर कोई डिटेल में पूछे तो याद रखो एसिमेट्रिकल तो है विद फ्यू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में कौन है, साइकॉन, ल्यूकोसोलेनिया। कौन सी सिमेट्री बच्चों, रेडियल सिमेट्री। तो आपको पता है रेडियल सिमेट्री क्या होती है, ठीक है ना। अब इधर देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ा चुका हूं मैं, सेलुलर है। बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट है, सेल पास पास रखे हुए हैं, ठीक है। एसिलोमेट एनिमल होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया, पॉरीफेरा से लेके प्लेटिहेल्मिन्थिस सबको एसिलोमेट बोला हुआ है। क्लियर है? एक जनरल एग्जाम्पल है, आपको वो एग्जाम्पल याद रखना है जो एनसीईआरटी के हम लास्ट में पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट जो आता है बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनना, समझने की कुछ चीजें ध्यान से समझना है ना। हमने क्या किया, एक स्पॉन्ज लिया, स्पॉन्ज, उस स्पॉन्ज को हमने ऐसे कट कर दिया, तो ये पूरा एक स्पॉन्ज था।
हमने कट किया, आगे के आधे पार्ट को हटा दिया। क्लियर है बच्चों? कट करने के बाद जब इसको अंदर से देखेंगे ना तो अंदर एक कैविटी आपको दिखाई देगी। इस कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जोसील। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? स्पॉन्जोसील। इसी कैविटी का एक नाम होता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये स्पॉन्जोसील है, इसी का दूसरा नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी, है ना। देखो इधर बच्चों, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कौन है? ऑस्टिया। और ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है कौन है? ऑस्कुलम। कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो चलता है, तो यहाँ से पानी अंदर, पानी बाहर, पानी अंदर, पानी बाहर, है ना। ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको नहीं पढ़ना है तो इसको नेग्लेक्ट करो। तो बच्चों सिंपल सा याद रखना, जो अंदर जा रहा है वो ऑस्टिया, जो बाहर आ रहा है वो कौन है? ऑस्कुलम। आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है आपको। अब नेक्स्ट देखिए ना, देखो हमने क्या किया, समझना, दिमाग लगा थोड़ा ना। ये इतना सा हमने पार्ट लिया, इस पार्ट को हमने एनलार्ज कर दिया ना। तो मेनली हमें क्या करना है, इनकी जो बॉडी वॉल है उस बॉडी वॉल को हमें स्टडी करना है ना। तो बॉडी वॉल को हमें पढ़ना है, तो देखते जाओ। जो बॉडी वॉल है उस बॉडी वॉल के अंदर मेनली 3 लेयर्स पड़ते हैं, 3। अगली स्लाइड में आपको क्लियर होगी, मैं एक एक करके बताता हूँ। तो बच्चों सबसे बाहर है ना, देखो ये जो फ्लैट वाले आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट, इन सेल का नाम होता है पिनेकोसाइट। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? पिनेकोसाइट, है ना। बीच में आपको एक पोर दिख रहा है, तो ऐसे सेल जिनके बीच में पोर है उनका नाम होता है पोरोसाइट। बीच वाले ओसाइट को नेग्लेक्ट करो, है ना। तो हमारे काम की 2 चीजें हैं, एक तो देखो बच्चों पिनेकोसाइट, एक तो कौन मिल गया? पोरोसाइट। तो ये जो पिनेकोसाइट और पोरोसाइट है, इन दोनों को मिलाकर हमने एक नाम दिया पिनेकोडर्म। क्या नाम दिया? पिनेकोडर्म। तो अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, तो याद रखना। वॉल की अगर बात करें, सबसे बाहर, सबसे आउटर जो होती है पिनेकोडर्म होती है, 2 सेल से मिलकर बनी। फ्लैट वाले सेल है तो पिनेकोसाइट, और ऐसे सेल जिनके बीच में पोर है उनका नाम पोरोसाइट। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, मिडिल, है ना। बच्चों देखो, इनके मिडिल वाले की बात करें तो एनलार्ज किया, है ना। ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, मैंने एरो बनाया, इस बीच वाले पार्ट के लिए टर्म यूज होता है मीजेनकाइम। क्या नाम है? बोलो, मीजेनकाइम। समझ लो। तो कोई भी पूछे सबसे आउटर कौन था? पिनेकोडर्म था। बीच वाले पार्ट में कौन है बच्चों? मीजेनकाइम। और याद रखो, मीजेनकाइम में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम अमीबोसाइट्स कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 बातें पता लग गई। सबसे बाहर की तरफ जो था पिनेकोडर्म, बीच में मीजेनकाइम। मीजेनकाइम में जो सेल प्रेजेंट है वो अमीबोसाइट है, ठीक है। अमीबोसाइट के टाइप आपको आगे बता दी जाएंगे, साथ में कुछ स्पिक्यूल्स होते हैं वो आपको बता दी जाएगा ना। क्लियर है? अब सबसे अंदर की तरफ आओ। अंदर की तरफ जो सेल्स होते हैं, दिख रहे हैं बच्चों, है ना, ये, इनका नाम होता है क्वेनोसाइट। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? पॉरीफेरा का। तो सबसे अंदर क्वेनोसाइट है, ये बनाते हैं क्वेनोडर्म। तो मेरे साथ मिलकर रिवाइज करो। सबसे बाहर की तरफ कौन? पिनेकोडर्म। बीच में कौन है बच्चों? मीजेनकाइम। और सबसे अंदर की तरफ है क्वेनोसाइट, उससे क्या बनता है? क्वेनोडर्म। क्लियर है? एक चीज मैं आपको यही समझाता हूं। तो बच्चों सबसे अंदर की तरफ ये जो सेल होते हैं, इनमें कॉलर जैसा स्ट्रक्चर है, तो इनको कॉलर सेल भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये फ्लैजिला, इनमें कंटिन्यूस बीटिंग होती है, और वाटर के कंटिन्यूस फ्लो के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, दिखे, ये सारे कंटिन्यूस ऐसे से बीट करते हैं, इनकी वजह से वाटर अंदर आता है और कंटिन्यूस फ्लो करता रहता है। तो इस डायग्राम को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना। 3 चीजें याद करो, पिनेकोडर्म, मीजेनकाइम, और सबसे अंदर कौन है? क्वेनोडर्म, यानी किससे मिलकर बना? क्वेनोसाइट। क्वेनोसाइट को हम कॉलर सेल भी कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते जाओ। जो चीज अभी हमने पढ़ी थी ना, उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए ना। सबसे आउटर की तरफ कौन है बच्चों? पिनेकोडर्म। मेरे हिसाब से क्लियर होगा ना। सबसे अंदर की तरफ कौन है? क्वेनोडर्म। और बीच में कौन था बच्चों? मीजेनकाइम। क्लियर? आसान है। पिनेकोडर्म कंसिस्ट ऑफ पिनेकोसाइट, कैसे होते हैं? फ्लैट। साथ में कौन है? पोरोसाइट, कैसे होते हैं? ओवल, बीच में पोर होता है ना। क्वेनोडर्म देखो, ये तो आपको पता ही है, ये किससे मिलके बने होते हैं? फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। याद करो, फ्लैजिला था, साथ में कॉलर भी था, इनको क्वेनोसाइट कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिक कैरेक्टर ऑफ पॉरीफेरा। यानी कोई भी अगर सिंपल क्वेश्चन बनाएगा तो यही बनाएगा ना। मिडिल मीजेनकाइम, ये आपको पता ही है, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। बिटवीन दीज 2 लेयर्स a gelatinous material mesenchyme is present which contains certain amoebocytes। तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले मीजेनकाइम में जो सेल है उनका नाम बताओ, तो क्या नाम बताओगे? अमीबोसाइट। कई टाइप के होते हैं, आपको कुछ याद रखना है। जैसे एक तो याद रखो स्क्लेरोब्लास्ट, और एक याद रखो आर्क्योसाइट, है ना। क्लियर? तो मीजेनकाइम में अमीबोसाइट प्रेजेंट है, आपको 2 याद रखने हैं। 2, पहला याद रखो स्क्लेरोब्लास्ट। जो स्क्लेरोब्लास्ट होते हैं ना, उनसे स्पिक्यूल्स बनते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ये आर्क्योसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आर्क्योसाइट जो होते हैं टोटीपोटेंट, यानी टोटल पोटेंशियल, ये पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं।
साथ ही साथ आर्कियोसाइट गैमेट का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रहेगा आर्कियोसाइट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीसेंकाइम में। टोटीपोटेंट यानी टोटल पोटेंशियल है, पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, साथ ही साथ गैमेट का फॉर्मेशन भी करते हैं। और इधर जो स्क्लेरोप्लास्ट थे वो स्पिक्यूल्स बनाते हैं, स्केलेटन का पार्ट। आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। बच्चों कैरेक्टरिस्टिक कौन है, कॉलर सेल है ना। एनसीईआरटी की एक लाइन याद रखो, कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो याद रखो एक तो केनाल पे प्रेजेंट होते हैं यानी केनाल की लाइनिंग पे, और एक स्पॉन्जोसील है ना। तो याद रहेगा दे लाइन द केनाल एंड स्पॉन्जोसील, ये एनसीईआरटी की लाइन है। बच्चों कॉलर सेल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, इनका कॉलर होता है। फ्लैजिला में कंटिन्यूस बीटिंग होती रहती है, उसकी वजह से वाटर करंट जनरेट होता है, कंटिन्यूस वाटर अंदर आके बाहर निकलता रहता है ना। तो वही समझाया हुआ है, बीटिंग हुई, कंटिन्यूस वाटर कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, याद रहेगा। फंक्शन देखो, फंक्शन ध्यान सुनना। पहला जो है टू मेक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब पानी अंदर आएगा तभी तो आप सोचो साथ में न्यूट्रिएंट आएंगे, तभी तो रेस्पिरेटरी गैसेज आएगी, तभी तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा। तो जो कॉलर सेल का कंटिन्यूस मूवमेंट है उसी की वजह से रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन इन सब में हेल्प मिलती है। एक और बात, इनके अंदर डाइजेशन भी होता है। तो देखो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो ये बात याद रहेगी बच्चों। तो डाइजेशन अभी तक कैसा है, इंट्रा सेलुलर, अभी तक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो नहीं हुआ है ना। इधर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम कॉलर सेल टू अदर सेल्स इज ब्रॉट बाय मूवेबल अमीबॉइड सेल्स, ट्रोफोसाइट्स। देखो बच्चों अमीबॉइड सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर डाइजेशन हो रहा था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ बातें बताइए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो एक बार रीड कर लेना, एक बार डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम कॉलर सेल टू अदर सेल, यानी कॉलर सेल से लेकर अदर सेल तक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन कर रहा है, ट्रोफोसाइट। वो भी एक टाइप की अमीबॉइड सेल है, तो इस पर ना जाए तो बढ़िया। बेटर आप कॉन्सेंट्रेट करो फंक्शंस के ऊपर। टू मेक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। कोई भी पूछे पॉरीफेरा में डाइजेशन कैसा है, इंट्रा सेलुलर। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं ना। कैनाल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैनाल सिस्टम याद रखिएगा। तो देखो पानी अंदर, यहाँ से पानी बाहर, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, मीजोहाइल को नेग्लेक्ट करो। पानी अंदर जाता है, स्पॉन्जोसील में आता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है ना, ठीक है। तो बच्चों देखो कैनाल सिस्टम क्या हो रहा है, ये इतना जो पार्ट है, यानी कि ये तो ऑस्टिया है, इधर तो स्पॉन्जोसील है, तो ये जो पूरा पाथवे है ना, पाथवे, इसके लिए टर्म यूज हो रहा है कैनाल, और ये सब मिलके तो सिस्टम बना ही रहे। तो बच्चों याद रखना, कोई पूछे कैनाल, तो ये जो पार्ट है कैनाल है, ऑस्टिया से अंदर आया, फिर ट्रेवल करते करते बाहर निकल गया है ना, ठीक है। और आपको पता ही अंदर कॉलर सेल की लाइनिंग है, फ्लैजिला की कंटिन्यूस बीटिंग होती है, पानी अंदर पानी बाहर जाता है। फंक्शन क्या होंगे वो देखो, ध्यान सुनना है ना। पानी जब अंदर आएगा तो अपने साथ खाना लाएगा, तो न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, पक्की बात। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करेगा, साथ ही साथ वेस्ट को बाहर निकालेगा। तो याद रखो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, तीन फंक्शन आपको याद रखना है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर वेस्कुलर नहीं है, वो अलग आएगा, काइनोडर्मेटा में आएगा। तो यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखो बच्चों सिंपल क्वेश्चन अगर कोई बनाएगा ना, पॉरीफेरा में दो बातें याद रखो। पहली बात तो याद रखना कोएनोसाइट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा याद रखो कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। रीड आउट कर लेते हैं एक बार, बताइए आपको। वाटर कैनाल सिस्टम इज द यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल into the spongocoel and goes out through the osculum, ऑस्टिया से अंदर, ऑस्कुलम से बाहर। This pathway is helpful in food gathering, nutrition, बच्चों टर्मिनोलॉजी याद रखो, किस में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिशन। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज आपको पता ही है, और साथ में रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन। तो फंक्शन कोई भी पूछे तो बता देना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। क्यों, पानी के साथ अंदर, पानी के साथ बाहर। ये देखो सीक्वेंस, वाटर, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, वाटर आउट। आपने देखा था ना वो इंक कैसे अंदर आ रही थी ना, क्लियर। ये लाइन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, सुनना। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कोई भी अगर आपसे पूछे रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, बॉडी सरफेस से हो रहा है ना। देखो कैनाल क्या कर रहा है, वो तो इन सारी चीजों को सेल के पास लेने का काम कर रहा है। तो कोई भी अगर पूछे रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, बॉडी सरफेस से हो रहा है। अगर कोई सेल अंदर की तरफ है तो आप सोचो वहां तक ये चीजें आएगी कैसे, तो उस तक इन चीजों को जो ला रहा है वो कैनाल सिस्टम है। मगर फिर भी अगर क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, तो बॉडी सरफेस आपको प्रायोरिटी देनी है, क्लियर बच्चों।
एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया। देखो बच्चों याद रखो, स्टार्टिंग में जो भी फाइलम है उनमें एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया होगा, आपको पता है टॉक्सिक होता है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप समझ गए होंगे, वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है बच्चों? 3 फंक्शन याद रखना, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट जो आता है इसका स्केलेटन थोड़ा बहुत समझाया हुआ है, देखिएगा। ये बीच में आपको मेसेनकाइम दिख रहा है, यहाँ पे स्पिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, कांटे जैसे होते हैं, या तो कैलकेरियस होते हैं या तो साइलिशियस होते हैं। तो जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो तो या तो कैलकेरियस होंगे या साइलिशियस होंगे, साथ में आपको स्पॉन्जिन फाइबर भी देखने को मिल सकते हैं। अब एक बार रीड आउट करते हैं ना। स्केलेटन इज इंटरनल, कंसिस्ट ऑफ टाइनी कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। देखो स्पिक्यूल या तो कैसे होंगे, कैलकेरियस, और साइलिशियस स्पिक्यूल या तो कैसे होंगे, साइलिशियस, या फिर साथ में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। तो 3 चीजें याद रखो, स्पिक्यूल या तो कैलकेरियस है या तो साइलिशियस है, कैल्शियम या सिलिका के बने, साथ में क्या हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। इसीलिए याद करो इसको हमने क्या बोला था, स्पॉन्जेस। आई होप समझ में आ रही बात है ना। लोकेटेड इन मेसेनकाइम, ये तो पता होगा। अब देखो अमीबोसाइट जो थे उनका एक टाइप कौन है, स्क्लेरोब्लास्ट। ओके, स्क्लेरोब्लास्ट सेक्रीट्स स्पिक्यूल्स, यानी स्क्लेरोब्लास्ट से क्या आते हैं, स्पिक्यूल्स आते हैं, एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट सेक्रीट स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई। स्केलेटन आपको दिख रहा है, स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस, साइलिशियस, साथ में स्पॉन्जिन फाइबर। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। उतना ही पढ़ो जितना एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखो ए सेक्सुअल की यहाँ पे बात हो रही है ना, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। तो रिप्रोडक्शन कैसा है बच्चों, ए सेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग से होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कोई टुकड़ा टूट के अलग हो गया, वो टुकड़ा जहां भी गिरेगा एक नया स्पॉन्ज बन जाएगा ना। बडिंग आपको पता है, बड निकलती है। ये बड या तो एक्सटर्नल हो सकती है या तो इंटरनल हो सकती है। जो इंटरनल बड होती है उसको हम जेम्यूल कहते हैं, फिनोमेना को जेम्यूलेशन कहते हैं ना। तो याद रखो, ए सेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ा अलग हुआ, नया स्पॉन्ज बना दिया। बडिंग या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। इंटरनल बडिंग अगर है तो जेम्यूल बोलेंगे उसको, है ना। सिंपल है, आई होप क्लियर है। अब सेक्सुअल की बात करें ना, देखो बच्चों जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके टाइप हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो कौन सा है, सेक्सुअल। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में ये भी दिया हुआ है कौन सा फेवरेबल कंडीशन में होता है, कौन सा अनफेवरेबल में होता है, तो आप देखिएगा। सेक्सुअल की अगर बात करें तो ध्यान से सुनना, थोड़ी समझने की चीज है ना। ये तो आपको पता ही होगा, जहां पे गैमेट बनते हैं उस कंडीशन को हम सेक्सुअल बोलते हैं ना। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहली बात याद रखो, हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड क्रॉस, ये समझने की चीज है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है मगर क्रॉस है। अब सोच रहे होंगे सर हर्माफ्रोडाइट है तो सेल्फ में होना चाहिए ना, नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन प्रोटोगाइनस कंडीशन। अब बच्चों ध्यान सुनना है ना, इसको समझो स्पॉन्ज की एक कॉलोनी है। ठीक है, अब देखो इनमें कंडीशन होती है प्रोटोगाइनस, यानी जो फीमेल गैमेट है वो पहले मैच्योर होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते। तो मान लो स्पॉन्जेस की कॉलोनी है, बहुत सारे स्पॉन्ज है, कोई ऐसा स्पॉन्ज है जिसमें पहले फीमेल गैमेट मैच्योर हो गया। अब सोच के देखो उस कॉलोनी में कोई ना कोई स्पॉन्ज ऐसा जरूर होगा जिसमें मेल गैमेट भी मैच्योर हो चुका होगा। तो उसका जो मेल गैमेट है वो वाटर के थ्रू आता है, इसमें ऑस्ट्रिया के थ्रू एंटर करता है और यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन करता है ना। तो याद रखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि कभी भी मेल और फीमेल गैमेट एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। तो एक बार रीड आउट करो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, क्रॉस होगा और किसी दूसरे स्पॉन्ज में जाके होगा, यानी कि जो मेल गैमेट है किसी दूसरे में गया, वहां जाके उसने फर्टिलाइज किया है ना। तो प्रोटोगाइनस कंडीशन याद रहेगी आपको। लार्वा इज प्रेजेंट, तो अगर लार्वा है तो डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा ना। तो बच्चों याद रखना प्रोटोगाइनस कंडीशन, साथ ही साथ हर्माफ्रोडाइट। तो रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का हो गया, एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल भी हो गया। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा समझाया हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले गैमेट्स बने, गैमेट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और क्रॉस है, याद करो किसी दूसरे में, यानी कि ये जो मेल वाला है ये किसी दूसरे में जाके फर्टिलाइजेशन करेगा, क्रॉस, उसके बाद जाइगोट बनेगा, लार्वा बनेगा, उसके बाद एडल्ट स्पॉन्ज बनेगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सके तो बच्चों याद कर लेना, ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो स्काइफा होता है उसके लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला, और जो ल्यूकोसोलेनिया होता है उसके लार्वा का नाम क्या होता है, पेरेनकाइमुला, है ना। तो इन बातों पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, एक बेसिक आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए कि क्या कैसे हो रहा है ना। क्लियर है। अब बच्चों हम आगे एग्जाम्पल पे। तो बच्चों एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उनको विड डायग्राम याद करना है। हमने पूरी कोशिश की है जिनके भी एनसीईआरटी के डायग्राम है वो यहाँ पे देने की, ताकि आपको वो डायग्राम बार बार दिखेगा तो आपको जल्दी रिवाइज होगा ना। तो देखते जाओ। सबसे पहले साइकॉन है, स्काइफा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये ओरिजिनल डायग्राम है ना। नेक्स्ट जो दिख रहा है स्पॉन्जिला, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, ये एक्चुअल डायग्राम है।
बच्चों एक्चुअल डायग्राम दिखने में तो अच्छे हैं मगर एग्जाम में तो एनसीईआरटी का आएगा, तो आपको एनसीईआरटी के डायग्राम याद रखने जरूरी है ना। नेक्स्ट जो आएगा यू स्पॉन्जी आएगा, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, इसका एक्चुअल डायग्राम है। तो 3 आपको याद रखना है, साइकॉन, स्कैफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, है ना। अब बच्चों कुछ और एग्जाम्पल एक बार देखते जाओ, इनके नाम आपको अपने मॉड्यूल स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। क्लियोना, बोरिंग स्पॉन्ज इसको कहते हैं, हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री, क्योंकि क्या करता है ये जो ऑयस्टर्स होते हैं उनमें छेद कर देता है ना, तो उनको खराब कर देता है, डायग्राम आपको दिख रहा है। ल्यूकोसोलेनिया, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होता है। और लास्ट में याद रखो यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो अभी के लिए आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, मैं बार बार बोलूंगा ये बात, सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के नाम याद करने हैं, उनके डायग्राम। एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपको लगे सर हम और भी पढ़ सकते हैं, फिर ये चीजें आपको पढ़नी है। बच्चों अभी तक हमने जो फाइलम पढ़ा उस फाइलम का नाम था पॉरीफेरा। आप सभी को पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए। इस स्लाइड से हम जो फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस फाइलम का नाम है सीलेंट्रेटा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम दिया गया है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे अगर ये एनसीईआरटी में है तो। बच्चों एक बात मैं फिर से बताना चाहूँगा, आपको सिर्फ वो डायग्राम याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में है और मेनली आपको उन्हीं एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो एनसीईआरटी में है ना, ठीक है। हमें क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, फाइलम का नाम तो सीलेंट्रेटा है मगर सीलेंट्रेटा के लिए एक वर्ड यूज होता है, आप पढ़िए उधर लिखा है, इनको निडेरियंस कहते हैं। क्यों कहते हैं निडेरियन, वो अभी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो अब इतना याद रखिए, निडेरियन सीलेंट्रेटा मतलब सेम, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इस फाइलम को अपना नाम कैसे मिला वो डिस्कस करेंगे। तो देखते जाओ, मैं रीड आउट करता हूँ, है ना। सीलेंट्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज निडेरियंस। क्यों इनको निडेरियंस बोलते हैं वो समझते हैं, पढ़ो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला फीचर है बच्चों, 2 वर्ड आपको याद रखना है ना। इस फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक स्टिंगिंग सेल होता है, ऐसा सेल जो स्टिंग करता है ना, उन सेल का नाम याद रखिए, या तो नीडोब्लास्ट कहते हैं या नीडोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस सेल की वजह से ही इस फाइलम को अपना कैरेक्टरिस्टिक नाम मिला और इसको नाम दिया गया निडेरियंस। तो याद रहेगा बच्चों, सीलेंट्रेटा, निडेरियंस। सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को जब कट करोगे ना तो अंदर एक कैविटी दिखाई देती है, उस कैविटी को सीलेंट्रॉन कहते हैं। तो सीलेंट्रॉन से जो नाम आया वो सीलेंट्रेटा और इससे जो नाम आया दैट इज निडेरियन। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनते जाओ, है ना। नेक्स्ट जो आता है हैबिट, हैबिटेट, ये सब समझाया हुआ है। देखो अगर ये एनसीईआरटी में दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जनरल आप बस रीड आउट कर सकते हैं ना। देखिएगा मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन आपको पता है, सी वाले, फ्यू फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर के अंदर एक तो कम से कम याद रखो कौन है, हाइड्रा, ठीक है। कार्निवोर्स आपको पता है, ससाइल मतलब फिक्स हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग, तो दोनों फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है, या तो फिक्स है या तो फ्री स्विमिंग है, ये आपको याद रखना है ना। अब देखो बच्चों सिमेट्री, अगर आपको याद हो हमने जनरल जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें मैंने सिमेट्री आपको समझाई थी। सबसे पहले हम यहाँ जो बात करेंगे सिमेट्री की, कौन सी सिमेट्री बच्चों, देखो रेडियल सिमेट्री। रेडियल मैंने आपको पेन से समझाई थी, याद करो इस सेंट्रल एक्सिस से कट करना था, है ना। तो इस सेंट्रल एक्सिस से आप ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो इनमें कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे उसको समझाया हुआ है, देखो बच्चों ऐसे 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 कट किया हुआ है ना। तो इतना भी नहीं, आपको बस ये वर्ड याद रखना है, कौन सी सिमेट्री बच्चों, रेडियल सिमेट्री। तो जब भी कोई स्लाइड पढ़ो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे साथ में। तो सबसे पहले इनको नाम कैसे मिला वो आपको याद रखना है, उसके अलावा मोस्टली मेराइन और ये बेसिक चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों रेडियल सिमेट्री, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वही सारे फीचर जो हम जनरल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, एक बार उनका रिवीजन करेंगे, है ना। तो इनको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पे आपको सिर्फ उनका नाम याद रखना है, ठीक है बच्चों। देखते जाओ। सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप याद करो 2 दोस्त थे जो एक साथ चल रहे थे ना, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, तो टिश्यू लेवल चल रहा है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, आपको पता है 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है ना, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक जनरल डायग्राम है उसको ऐसे कट कर लिया ना। तो एक जनरल हमने ऑर्गेनिज्म लिया, इस ऑर्गेनिज्म को हमने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कट किया, अंदर से हम देख रहे हैं। तो समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों में समझाता हूं, ध्यान से सुनना, समझना इसको, है ना। देखो बच्चों सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, इतना याद रखो, वो एक्टोडर्म से रिलेटेड होगी ना। किससे डिराइव होगी, एक्टोडर्म। सबसे अंदर की तरफ होगी तो एंडोडर्म। तो 2 जर्म लेयर है, इसीलिए तो हमने डिप्लोब्लास्टिक बोला। तो बच्चों याद रखो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, क्लियर है। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह क्या है अभी आपको बता दी जाएगा ना। एक छोटा सा पॉइंट और, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं। कौन होते हैं, टेंटिकल्स।
तो ये दो बातें आपको अलग से याद रखनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। अब कुछ और नेमिंग आपको यहाँ मिलेगी बच्चों, देखते जाओ, है ना, ध्यान सुनना। सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है माउथ होता है, ठीक है, इसमें ब्लाइंड सैक होता है, क्या होता है अभी आपको समझा दिया जाएगा ना। तो ये माउथ आपको दिख रहा है। अब बच्चों याद करो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म हमने पढ़ा था, उनके कुछ नाम दे रखे हैं। सबसे बाहर वाले को बोल दिया एपिडर्मिस, तो आपको इनको लेके परेशान नहीं होना, आपको वही याद रखना है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, है ना। तो बाहर वाले को एपिडर्मिस बोल दिया और सबसे अंदर वाले को गैस्ट्रोडर्मिस बोल दिया। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो एक्टोडर्म एंडोडर्म याद रखिए ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान सुनना, इन दोनों के बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड मास है उसको हमने नाम दिया मीजोग्लिया। क्या नाम दिया बताओ? मीजोग्लिया। अब डिफरेंस याद रखो, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर बीच में जो लेयर थी वहां सेल प्रेजेंट थे ना, ठीक है। यहां पर ये जो बीच में लेयर है इसमें सेल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसका नाम है मीजोग्लिया। तो बच्चों ये बातें याद रहेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है इसको, है ना। उसके अलावा देखो कैविटी, ये जो बीच में कैविटी आपको दिख रही है इसका नाम बता रखा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसका वर्ड मीनिंग अभी आपको समझा दिया जाएगा। एक और बात याद रखिए, इसको हम सीलेंट्रॉन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सीलेंट्रॉन। तो इस पूरे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों वो मैं आपको समझाता हूं, एक बार ध्यान सुनना। दो जर्म लेयर याद रखो, सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे अंदर एंडोडर्म, बीच में जो प्रेजेंट होगा दैट इज मीजोग्लिया। और इतना याद रखिए जो मीजोग्लिया होगा उसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अब अगला स्टेप है ना, देखो ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, ध्यान से सुनना मैं क्या करूँ, है ना। हम बीच वाली लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मिडिल लेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर, है ना। ये दोनों जो लेयर है, इन लेयर के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो पढ़ो, इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ लेयर्स ऑफ द बॉडी वॉल, ठीक है। तो ये जो दोनों लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म, इन दोनों के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना बच्चों, वो इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो नाम आप अच्छे से याद रखो, इंटरस्टिशियल सेल, दोनों लेयर, ये गलती मत करना, बीच वाली में नहीं डालना आपको, ये दोनों लेयर में आपको इंटरस्टिशियल सेल याद रखना है। और इतना से याद रखिए, तो क्या लिखा हुआ है पढ़ो, दीज आर टोटीपोटेंट, यानी टोटल पोटेंशियल होता है, ये बॉडी के किसी भी सेल को बना सकते हैं। अगर आपने रिवाइज किया जो मैंने आपको पढ़ाया था तो बच्चों याद करना पड़ेगा, ध्यान सुनना। हमने जब पॉरीफेरा पढ़ा था, पॉरीफेरा में जो टोटीपोटेंट सेल थे वो थे आर्कियोसाइट, जिनसे क्या हो रहा था, टोटीपोटेंट तो थे, साथ ही साथ गैमेट्स का फॉर्मेशन भी कर रहे थे ना। यहां पर जो टोटीपोटेंट है उनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल। कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? एक्टोडर्म में भी होते हैं और एंडोडर्म में भी होते हैं ना। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई? तो सिंपल सा ही डायग्राम है, इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है ना बच्चों, अब जनरल फीचर हम पढ़ चुके, यानी हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, यहां में जो डिस्कस करना है उसको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। इतना याद रखो, जो सीलेंट्रेट्स होते हैं ना उनकी दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती है। कितनी बॉडी फॉर्म है? दो, ठीक है। कौन कौन सी होती है? पहली जो बॉडी फॉर्म होती है वो होती है पॉलिप, ओके। सेकंड जो होती है उसका नाम क्या होता है? मेड्यूसा। तो दो बॉडी फॉर्म याद रखिए बच्चों, पॉलिप और मेड्यूसा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी का जो डायग्राम है आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा। तो ऐसा जब भी आपको दिखाई दे पॉलिप, अगर आपको याद हो ब्लाइंड सैक में हमने ऐसा ड्रॉ किया था ना, और जब भी बच्चों ऐसा आपको डायग्राम दिखाई दे तो समझ जाओ कौन होगा? मेड्यूसा। तो पॉलिप, मेड्यूसा, ये हमने इनके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं डिफरेंसेस को। ध्यान से सुनना, जब भी टाइम मिले बच्चों रिवाइज करना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को, है ना, ठीक है। देखो पॉलिप से शुरू करते हैं। सिलेंड्रिकल होता है, ये कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला पता है ना इसमें क्या हो गया ना, तो सिलेंड्रिकल है, अम्ब्रेला शेप्ड है। ये सेसाइल यानी फिक्स होता है, मगर ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग। तो याद करो सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं ना। नेक्स्ट पे आओ, मे बी सोलिटरी। देखो सोलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में भी रह सकते हैं। ये जब भी रहेंगे तो अकेले रहेंगे, है ना, तो अकेले रहना पसंद है, इनको ग्रुप पसंद नहीं है। और देखते जाओ, माउथ एंड टेंटिकल्स डायरेक्टेड अपवर्ड। बच्चों देखो इनका माउथ भी ऊपर होता है और टेंटिकल्स भी ऊपर होता है। इस डायग्राम समझ में आ रहा है? ये माउथ है, ये कौन है? टेंटिकल्स है, ठीक है। इसमें रिवर्स कर लो, पढ़ के देख लो। माउथ एंड टेंटिकल्स आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो देखो माउथ भी नीचे है, टेंटिकल्स भी नीचे है, तो दोनों कहां होते हैं? डायरेक्टेड डाउनवर्ड। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। ये कौन सी फॉर्म है? ए सेक्सुअल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? सेक्सुअल फॉर्म। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। इसमें जब भी रिप्रोडक्शन होगा ए सेक्सुअल टाइप का होगा, और ये जब भी करेगा तो कौन से टाइप का करेगा? सेक्सुअल। तो जब भी इन दोनों फॉर्म को पढ़ो ना बच्चों, तो याद रखना पॉलिप, मेडुसा, शेप याद कर लो, माउथ की पोजीशन, टेंटिकल से मेन फीचर है, सिंपल है एकदम। इनको ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो एग्जाम्पल्स है आपको आगे बता दिए जाएंगे। पूरी कोशिश की गई है एनसीईआरटी के डायग्राम्स लेने की, है ना, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसके लिए बच्चों जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड है मेटाजेनेसिस। नाउ व्हाट इज मेटाजेनेसिस, वो हमें डिस्कस करना है। तो देखो है ना बच्चों, याद करो कौन है, पॉलिप, ठीक है, तो मैं पी लिख देता हूँ, पी इज फॉर पॉलिप। ये कौन है बच्चों, मेड्यूसा, तो मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ना, यानी जो पॉलिप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाता है, मेड्यूसा, ठीक है, और जो मेड्यूसा होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाता है, पॉलिप। तो इसने उसको बनाया, इसने उसको बनाया। तो एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जब दोनों फॉर्म ऑल्टरनेट करती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ में अगर दोनों फॉर्म ऑल्टरनेट करती है तो इस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेटाजेनेसिस। समझ आ रही बात, तो रीड आउट करते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म्ड एज मेटाजेनेसिस, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज द फिनोमिना शोन बाय सम निडेरियंस in which polyps produce medusa asexually and medusa forms a polyp sexually। तो आई होप यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों, सिंपल है। एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है तो एक तो ओबेलिया याद रखिए, एनसीईआरटी में जो रखा है ओबेलिया तो उसको अच्छे से याद रखना, साथ में फाइसीलिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, तो दो एग्जाम्पल है, नहीं याद होते तो कम से कम एनसीईआरटी तो याद करनी है ना। तो बच्चों याद रखो ओबेलिया और फाइसीलिया। आई होप यहां तक क्लियर है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट जो आता है वो है मेटाजेनेसिस, ये भी हमने पढ़ा। तो जो मेटाजेनेसिस होता है ना, ठीक है, उसका मतलब आपको समझ में आ गया, किसमें प्रेजेंट होता है ये समझ में आ गया, वो किसमें एब्सेंट है वो चेक करो। मेटाजेनेसिस इज एब्सेंट इन हाइड्रा, एडेम्सिया एंड ऑरेलिया। ये कोई पूछता नहीं है जनरली, किसमें होता है वही पूछा जाता है, फिर भी हो सके तो याद रखो किस किस में एब्सेंट होता है। क्लियर है बच्चों, अब इधर देखो, एब्सेंट का मतलब समझ गए। एब्सेंट का मतलब इनकी लाइफ में सिर्फ एक ही फॉर्म होगी, या तो सिर्फ पॉलिप होगा या तो सिर्फ मेड्यूसा होगा, दोनों फॉर्म ऑल्टरनेट नहीं होगी, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ी समझने की चीज है ना, इन बोथ दीज फॉर्म्स जूऑइड शो पॉलीमॉर्फिज्म। अब बच्चों ये मैं समझाता हूं, ये टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, जूऑइड लिखा हुआ है, जूऑइड है ना, दिख रहा है। अब जूऑइड क्या होता है मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान सुनना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मॉड्यूल में दे रखा है इसलिए आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो जूऑइड, जूऑइड का मतलब होता है एनिमल लाइक, एनिमल के जैसा। ये पॉलिप भी हो सकता है, मेडूसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या वो सुनिएगा। देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एनिमल के जैसा तो है, एक्चुअल एनिमल नहीं है, मतलब एक कॉलोनी की फॉर्म में अगर इनको रखोगे तो इनका सर्वाइवल पॉसिबल है, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करोगे। एक अकेले को बाहर निकाल लिया तो जनरली सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो जो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, उस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जूऑइड। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से बच्चों आपको समझाता हूं। देखो जब आप अपने स्टडी मटेरियल मॉड्यूल में पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर का डायग्राम देखोगे ना बच्चों, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। उसके नीचे आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिखाई देंगे ना। तो इतना याद रखो, इनमें से हर एक के जो स्ट्रक्चर है, ये हर एक स्ट्रक्चर कौन है, जूऑइड, ठीक है। ये भी एक जूऑइड है, ये भी एक जूऑइड है, ये भी एक जूऑइड है, ये सब एक जूऑइड है ना, ठीक है। मॉड्यूल से डायग्राम देखना। अब पॉइंट पता है क्या है, ये जो जूऑइड है इसको अकेले को आपने बाहर निकाल दिया तो हो सकता है सर्वाइव ना करे, मगर सारे जब एक कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट है तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। कैसे, कोई ऐसा जूऑइड होगा जो डायजेशन में हेल्प कर रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो टच को सेंस करेगा। तो हर एक का अपना अपना फंक्शन है, साथ में है सर्वाइवल पॉसिबल है, अलग कर दिया तो पॉसिबल है सर्वाइवल ना हो। तो सिंपल से याद रखो, जूऑइड एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एनिमल के जैसा है, पूरी तरीके से एनिमल और इंडिविजुअल सर्वाइव करे जरूरी नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जूऑइड, एक और बात, अगर आप इन सारे जूऑइड को देखोगे तो सबका जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर तो नहीं, अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। तो बच्चों इतनी बात याद रहेगी। तो इस पूरे पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो एक है, दैट इज मेटाजेनेसिस। व्हाट इज मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आई होप बच्चों यहाँ तक की बात समझ में आ गई। सिंपल है, जब भी रिवाइज करो मेटाजेनेसिस के एग्जाम्पल याद रखना, ओबेलिया, फाइसीलिया। इतना भी याद ना हो तो एक्चुअल में ओबेलिया तो आप याद कर ही सकते हो ना। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उस पॉइंट को देखते हैं क्या, सम ऑफ द सीलेंट ट्रेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल कोरल्स, ये वर्ड बच्चों याद रखना, बाद में मिक्सअप हो जाता है, कोरल किस में पढ़ा था इसलिए ना। तो सम ऑफ द सीलेंट ट्रेट एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे सीलेंट ट्रेट बताओ जिन पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आगे आंसर क्या होगा बच्चों, कोरल, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने याद हो अच्छा है, नहीं तो एनसीईआरटी वाले याद करो।
मशरूम कोरल, इनके शेप के बेसिस पे नाम दिया गया। ब्रेन कोरल, देखो आप बिल्कुल ब्रेन जैसा दिखाई दे रहा है, इसका जो नाम होता है वो होता है मीनड्रेना, ठीक है। ऑर्गन पाइप कोरल, ट्यूबिपोरा बोला हुआ है। तो इनमें से जो भी एनसीईआरटी में बच्चों आपको मिले वो आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो परेशान नहीं होना। तो इस पूरे पेज पे, इस पूरी स्लाइड पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा है बच्चों? कोरल। और याद रखो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग, ब्रेन कोरल, ये तो अच्छे से याद रखना है आपको, है ना। क्लियर है बच्चों? सिंपल सा एकदम। आगे बढ़ते हैं। अब आता है देखो इसके अंदर की कैविटी, है ना। देखो हमने क्या किया, अंदर की जो कैविटी है, याद करो ऐसी कैविटी या दिखने में ऐसी कैविटी हमने पहले पॉरीफेरा में पढ़ी थी, है ना। नाम अलग था उसका। यहाँ पर भी आपको एक कैविटी दिख रही है, तो हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, पॉलिप जैसा दिख रहा है आपको, कट किया, आधा पार्ट हटा दिया, अंदर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम स्टडी कर रहे हैं ना। तो बच्चों ध्यान सुनना अब क्या हो रहा है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये जो अंदर कैविटी होती है ना बच्चों, इस कैविटी का नाम होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये नाम इसको क्यों मिला? बच्चों इतना याद रखो, जो कैविटी है ना डुअल फंक्शन करती है। कितने फंक्शन? दो। एक तो एक डाइजेशन में हेल्प करती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। तो याद करो डिस्ट्रीब्यूशन तो वैस्कुलर यानी ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो याद रखिए क्योंकि ये स्टमक से रिलेटेड है, वैस्कुलर यानी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, इसीलिए इस कैविटी को नाम मिला गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो बच्चों गैस्ट्रोवैस्कुलर कोई पूछे नाम क्यों मिला तो बता देना, इट इज रिलेटेड टू डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा, है ना। एक और बात, ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है ना, इसी कैविटी का एक और नाम होता है, वो नाम होता है सीलेंट्रॉन। इसीलिए याद करो इस फाइलम को हम सीलेंट्रेटा कहते हैं। तो एक बार रीड आउट करते हैं। अ लार्ज सेंट्रल कैविटी कॉल्ड सीलेंट्रॉन इज हैविंग सिंगल अपर्चर। देखो यहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग ये दिखाई दे रहा है, सिंगल ओपनिंग, ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया? अपर्चर। ऑन हाइपोस्टोम दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी ब्लाइंड सैक। मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं, ध्यान सुनना, है ना। इधर देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना, देखो ये वाला, इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया? हाइपोस्टोम। और हाइपोस्टोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? माउथ। तो एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना, माउथ इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। क्लियर है बच्चों? याद रहेगा। उसके अलावा देखो टेंटिकल्स हम कई बार पढ़ चुके हैं। कैविटी का नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, इसी को हम सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म, एक तो हाइपोस्टोम याद रखिए, दूसरा गैस्ट्रोवैस्कुलर, फंक्शंस आर डुअल, डाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस कैविटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज सीलेंट्रॉन, इसीलिए फाइलम का नाम क्या हुआ बच्चों? सीलेंट्रेटा। क्लियर? समझ में आ गई बात? आसान है। अब आगे बढ़ते हैं ना बच्चों। इस स्लाइड के अंदर हम सीलेंट्रेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिखाई देगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। इतना याद रखो, सीलेंट्रेट के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है, उस सेल का नाम होता है नीडोसाइट, ठीक है। इसको नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं या नीडोसाइट भी बोलते हैं। तो इतना याद रखना, कभी भी आपके पेपर में ये डायग्राम बना हुआ आ गया या फिर ये नाम लिखा हुआ आ गया तो समझ जाओ कौन सा फाइलम होगा? सीलेंट्रेटा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो सेल होता है इसका वो पार्ट जो कि बाहर आता है, यानी इसका जो स्टिंगिंग कैप्सूल वाला पार्ट होता है, उस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। तो कोई अगर आपसे सेल का नाम पूछे तो नीडोसाइट, और स्टिंगिंग पार्ट पूछे तो स्टिंगिंग पार्ट कौन होगा? नेमेटोसिस्ट। याद रहेगा। एक और बात, न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी और भी चीजें, उनमें टाइम पास नहीं करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम याद रखना है, इसका नाम याद रखो, और इसका जो स्टिंगिंग वाला पार्ट है वो याद रखो, कौन होगा बच्चों? नेमेटोसिस्ट। तो आई होप यहां तक समझ में आया। अब रीड आउट करते हैं कि कहाँ होता है, फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे, तो देखते हैं ना। द नेम निडेरिया, यानी फाइलम का जो नाम मिला देखो कैसे मिला है ना। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। तो फाइलम को जो नाम मिला वो इन्हीं से मिला, इनको या तो बोलते हैं नीडोब्लास्ट या फिर क्या बोलते हैं बच्चों? नीडोसाइट्स। क्लियर है? तो नाम याद रखना आप सभी को, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। और देखो, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, यानी जो स्टिंगिंग वाला पार्ट है, यानी ऐसे करके बाहर निकलता है, उसका नाम होता है नेमेटोसिस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, दो अलग अलग चीजें याद रखिएगा। एक और बात, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इतना याद रखो बच्चों, एक तो टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं और एक बॉडी पे प्रेजेंट होता है ना। तो प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी, तो दो बातें हो गई, एक तो इससे फाइलम को नाम मिला, दूसरा याद रखो कहाँ कहाँ होता है? टेंटिकल्स और बॉडी पे होता है ना। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फंक्शन इनका इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन देखो, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज। सबसे पहला पॉइंट अटैचमेंट, यानी इसकी मदद से खुद को अटैच भी कर सकते हैं ना। तो किसी सरफेस पे खुद को अटैच करना है तो इसकी मदद से अटैचमेंट हो सकता है। दूसरी बात बच्चों सोच के देखो, इनको या तो अटैक करना है या खुद को बचाना है, तो डिफेंस में भी काम आते हैं, साथ ही साथ ऑफेंस में भी काम आते हैं। तो देखिए इधर एंकरेज यानी अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है, उसके अलावा खुद को बचाने में डिफेंस में हेल्प कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, डिफेंस। और थर्ड पॉइंट है कैप्चर ऑफ प्रे, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑफेंस।
तो जब भी स्लाइड को रिवाइज करो, सिंपल सी स्लाइड है, याद रखिएगा। सबसे पहले सेल का नाम याद रखो, नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट, इसी से फाइलम को अपना नाम मिला निडेरिया। दूसरी बात, जो स्टिंगिंग कैप्सूल है, स्टिंगिंग पार्ट है, उसको बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्लियर है। सेकंड पॉइंट बच्चों कहाँ होते हैं, टेंटिकल्स पे होते हैं और बॉडी पे होते हैं। और लास्ट पॉइंट, इनके फंक्शन याद रखो, एंकरेज, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ कैप्चर ऑफ प्रे, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफेंस। इतना बच्चों आपको याद रखना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे थोड़ा बता रखा है फूड को कैप्चर करके कैसे खा लिया, डाइजेशन कहाँ पर हुआ, ये सारी बात है ना। तो आप लोग याद करो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में जो डाइजेशन था अभी तक तो कहाँ था, सेल के अंदर था, इंट्रासेलुलर है ना। यहाँ पर क्या हुआ, इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों देखने को मिलेगा। तो देखो फिर से वही डायग्राम हमने ऐसे कट कर दिया इसको, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, टेंटिकल्स है, इनमें नीडोसाइट आपको दिख रहे हैं, ये कैप्चर ऑफ फूड हुआ, ये सारी कहानी है। अब मेन पॉइंट आपको क्या याद रखनी, वो ध्यान से सुनना है ना। इधर देखो, इधर ध्यान सुनो। इसमें जो डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है ना। देखो खाना जब अंदर आएगा, सबसे पहले जो डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो सेल के बाहर हो रहा है, यानी इस कैविटी के अंदर हो रहा है। उसके बाद जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर भी हो रहा है ना। तो डाइजेशन जो है पहले कहाँ हुआ बाद में कहाँ हुआ, उस पर मत जाओ, बस बेसिक याद रखो, जो डाइजेशन है वो सेल के बाहर भी होता है और डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर भी होता है ना। तो क्योंकि डाइजेशन दोनों जगह हुआ तो पढ़ो, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले तक क्या चल रहा था, इंट्रासेलुलर है ना। एक ट्रिक बताता हूँ, अगला जो फाइलम आएगा ना टिनोफोरा, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो याद रखिएगा, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले कहाँ हुआ बाद में कहाँ हुआ, ये हमारे सिलेबस में कुछ नहीं है, बस याद रखिए एक्स्ट्रा इंट्रा बोथ प्रेजेंट है ना। अब देखिए इधर कुछ नेमिंग दे रखी है ना, टेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैविटी का नाम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दिखा रखा है ये वाला, और ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दिखा रखा है। हमारे काम की बात ये है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो बच्चों स्लाइड एकदम सिंपल है, कैसे पकड़ा, देखो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा सर, कैसे पकड़ा, ये बाहर कैसे आ गया ना, हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस ये लाइन याद रखनी है ना। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, सिंपल है एकदम। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट छोटी छोटी स्लाइड है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, उससे क्या होगा आपको जल्दी जल्दी पॉइंट रिवाइज होते जाएंगे ना। तो बच्चों ध्यान सुनना। नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की बात हो रही है। अगर आपको पॉरीफेरा याद हो तो उसमें याद करो बॉडी सरफेस से हो रहा था, यहाँ भी बॉडी सरफेस है, तो कोई नई बात नहीं है। तो बच्चों याद रखो, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यानी अभी तक कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं बना है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन अभी तक बॉडी सरफेस से ही हो रहे हैं। तो बच्चों क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रही बात। अब देखो इधर डायग्राम में क्या एक बार चेक कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, CO2 ऑक्सीजन इनका एक्सचेंज दिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक्सक्रीटरी मैटर जो है बच्चों अभी तक क्या है, अमोनिया। तो इससे पहले भी अमोनिया था, इधर भी अमोनिया है। तो इस पूरी स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, बस ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे कहाँ से हुआ, बॉडी सरफेस से हुआ। एक्सक्रीटरी मैटर कोई पूछे तो कौन है, अमोनिया। CO2 O2 इनसे रिलेटेड ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो आता है नर्वस सिस्टम है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। एक ऐसा फाइलम बताओ जिसमें सबसे पहले न्यूरॉन का फॉर्मेशन हुआ। तो फाइलम कौन सा है, सीलेंट्रेटा। उसका एक एग्जाम्पल कौन है बच्चों, हाइड्रा, है ना। ब्रेन नहीं बनाया अभी तक मगर न्यूरॉन तो बन गए। एक और चीज आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ी होगी कभी ना कभी, न्यूरॉन का जो सबसे बेसिक टाइप होता है ना बच्चों, वो सबसे बेसिक टाइप होता है नॉन पोलर, ठीक है, ए पोलर भी कहते हैं। याद करो साइटोन होता है, प्रोसेस या तो होते ही नहीं है, होते भी हैं तो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, ना एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, है ना। तो इतना याद रखो, सबसे पहले बना है तो सबसे बेसिक टाइप का ही तो होगा। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन है वो कौन से टाइप के, नॉन पोलर, और एक नेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें आप देखो ये एक दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, ये सब है ना। तो एक नेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी पूरे में फैले होते हैं। देखो जनरली क्या होता है, ब्रेन की फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड ना, इसमें पूरे के अंदर ये फैले हुए हैं, तो एक नेट जैसा दिखाई देता है। तो देखिएगा नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज्ड। अच्छा आपको वर्ड याद रखना है, डिफ्यूज यानी पूरे में फैला हुआ है। और किस फॉर्म में फैला हुआ है, नर्व नेट। तो कोई आपसे पूछेगा ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, इतना ही पूछेगा, सबसे पहले न्यूरॉन बना, कौन से टाइप का है, तुरंत बता दो, नॉन पोलर टाइप का है। कैसा है, डिफ्यूज है, नर्व नेट की फॉर्म में, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा, खुद आप देख लो पूरे में फैला हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो बच्चों यहां तक क्लियर है, सिंपल है एकदम नर्वस सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है, देखो जितना एनसीईआरटी में रखा है बच्चों उतना आपको याद रखना है। तो चेक करते हैं ना, रिप्रोडक्शन इन सीलेंट्रेट्स देखते जाओ, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बच्चों अगर आपको पॉरीफेरा याद हो, वहां पर भी दोनों टाइप थे, ए सेक्सुअल भी था, सेक्सुअल भी था।
यहाँ पर भी दोनों टाइप है, ए सेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है ना। ए सेक्सुअल बस वर्ड याद रखो किसके थ्रू होता है, बडिंग, बर्ड बनती है। कैसे, क्यों नहीं पढ़ना है ना, तो बडिंग। सेक्सुअल की अगर बात करें तो आपको पता ही है सेक्सुअल के लिए किसका बनना जरूरी है, गैमेट्स। तो गैमेट्स वर्ड याद रखिएगा। तो यहाँ पे बडिंग के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे गैमेट्स के थ्रू हो रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, कोई ऐसा पॉइंट अगर हो जो आपके मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल में हमने एक्सप्लेन नहीं किया तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी टाइम मिले तो आप रीड कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो बच्चों एग्जाम्पल तो आपको याद करना है। मैं एक तरीका सजेस्ट कर सकता हूं। सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, फिर एनसीईआरटी बंद कर दो, मन में उनको रिवाइज करो, है ना। उसके बाद एक खाली पेज लो, उस पेज पे एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, मान लीजिए 4 एग्जाम्पल है, चारों लिख लिए तो बहुत बढ़िया बात है। 4 में से एक नहीं लिख पाए तो एनसीईआरटी खोल के उसे एक को गोला बना दो। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अगली बार उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। तो देखिए बच्चों, है ना, सबसे पहले जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है कौन है, हाइड्रा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे कौन है, ओबेलिया। इन सब का डिटेल आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेनेटुला। पेनेटुला क्या है, देखो सी पेन, पेन जैसा दिखाई दे रहा है। फाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, जो मैं आपको बता रहा था, देखो इसके नीचे दिखाई दे रहा है। ये हर एक जो इंडिविजुअल है ये कौन है, जूओइड है। और देखो पॉलीमॉर्फिस शो कर रहा है और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, तो याद रहेगा। नेक्स्ट आता है गोर्गोनिया, फैन जैसा दिख रहा है तो सी फैन, ये हमने पहले ही पढ़ा था। मीनड्रिना, ब्रेन जैसा दिखता है तो ब्रेन कोरल। बच्चों याद रखना, जो कोरल होते हैं वो इसी फाइलम में आते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, एडेम्सिया। एडेम्सिया क्या होता है, सी एनिमोन। तो ये आपको याद रखना है, सी एनिमोन कोई पूछे कौन से फाइलम में आते हैं तो इसी फाइलम में आते हैं, सी एनिमोन। तो दो चीजें हो गई, एक तो कोरल याद रखिए, कोरल, और एक सी एनिमोन, यानी कौन से फाइलम में कोई पूछ ले तो इसमें याद रखना है। और ये तो बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता है, ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या है, जेली फिश। तो बच्चों आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। जब भी कोई फाइलम कंप्लीट हो तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है।